डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास ले रहा हूँ। देखिए, पिछले 3 क्लासेस में मैंने इनकम टैक्स का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन की कुछ वीडियोस भेजे थे। इसमें मैं आंशिक कृषि आय के बारे में बता रहा था, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था यदि कोई काश्तकार या कोई खेती करने वाला व्यक्ति अपने खेत में कोई चीज़ ऐसी उत्पादन करता है और उससे के बेसिस पर वह कोई दूसरी चीज़ बना लेता है, जैसे अपन ये कहें कि गन्ना उगा करके और उसको चीनी बनाता है, तो वह आंशिक कृषि आय कहलाएगी। इसी तरह से एक रबर के बारे में बताया था कि रबर का जो प्रोडक्शन है उसमें 65-35 का रेशो होता है। जो भी रबर से उत्पादन होता है उसमें 65% एग्रीकल्चर इनकम होती है और 35% नॉर्मल बिजनेस इनकम कहलाती है। इसी तरह से कॉफ़ी के संबंध में ये है कि यदि सामान्य कॉफ़ी है तो उसमें 75% कृषि आय मानी जाएगी और 25% उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और यदि रोस्टेड कॉफ़ी बना के बेचता है तो 60-40 का रेशो रहेगा, यानी 60% कृषि आय और 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी। चाय के उत्पादन से जो आय होती है उसमें 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम कहलाएगी। यानी ये मान लीजिए किसी को चाय के उत्पादन से 1 लाख रुपए की आय होती है तो 60,000 हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और 40,000 बिजनेस इनकम मानेंगे। और एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, वो एग्जम्प्ट होती है नॉर्मल कोर्स में। उसमें कुछ सिस्टम होता है कि और भी कोई दूसरी आय होती है तो फिर उसमें जो एक बार ऐड करके लेस करके कुछ सिस्टम होता है। जब हम असेसमेंट करेंगे तब वहाँ आपको बताऊँगा। अभी आप ये मान के चलें कि एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय कर मुक्त है, यानी किसी व्यक्ति की यदि केवल कृषि आय है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होगी, चाहे वो कितनी भी इनकम हो। रेशियो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रबर के केस में 65-35 इसको है रेशियो है। कॉफ़ी के केस में यदि नॉर्मल है तो 75-25, यदि रोस्टेड है तो 60-40, और चाय के संबंध में जो टी लीव्स है उसके संबंध में 60-40 का रेशियो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय। देखिए, आय, जितनी भी तरह की आय होती है उसको इनकम टैक्स में 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहली है वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि कोई व्यक्ति सर्विस करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सेक्टर की सर्विस हो, तो उसमें उसको उसका जो आय है वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कैलकुलेट होगी। अब इसमें सैलरी भी हो सकती है, वेजेज भी हो सकती है, सब इसी में आएगा। दूसरा है मकान संपत्ति से आय। यदि मकान संपत्ति को किराए पर देने से यदि कोई आय होती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत हम उसको लेंगे। और बिजनेस एक्टिविटी, यानी कोई व्यापार करने से या कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने से, वो इस तरह की कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है ना, एडवोकेट है, आर्किटेक्ट है, ये यदि कोई कंसल्टेशन फ़ीस चार्ज करते हैं, है ना, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगी। यानी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो बिजनेस इनकम, और यदि प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है तो प्रोफेशन। वो एक ही हेड है, दोनों का अलग अलग हेड नहीं है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, व्यापार एवं पेशे की आय, यानी कोई बिजनेस एक्टिविटी करे, दुकान चलाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करे, या फिर कोई कंसल्टेंसी का काम करे, जैसे डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, आर्किटेक्ट है ना, इस तरह की मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, इस तरह की चीज़ें को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में लेते हैं। और किस संपत्ति को बेचने से कोई आय होती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, तो हम कैपिटल गेन के अंतर्गत उसको टैक्सेबल करते हैं। और जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आती है उसको हम अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेसिकली इंटरेस्ट की इनकम, रेंट की इनकम, रेंट का मतलब अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने से यदि कोई रेंट की इनकम होती है तो वो इसमें आएगी। कोई मशीन को किराए पर देना या कोई उसने खाली ज़मीन को किराए पर देना, है ना, तो वो इस कैटेगरी में आती है। या इंटरेस्ट की, या डिविडेंड की, है ना,
लॉटरी की, है ना? और इस तरह की इनकम अन्य साधनों की आय में आ गई। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो इनकम इन 4 हेड्स में स्पेसिफिक कारण से नहीं आ सकती है, तो उसको हम अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत लेते हैं। इन चारों हेड की किसी एक एसएससी, मैंने बताया था आपको एसएससी में, एसएससी 7 तरह के होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो किसी भी एसएससी की इनकम पाँचों हेड से यदि कोई है, इन पाँचों हेड की इनकम को जोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्रोस टोटल इनकम। क्या कहेंगे? ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय। यानी पाँचों हेड की इनकम, कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक एसएससी के पाँचों हेड की इनकम हो, किसी एसएससी केवल एक हेड की ही इनकम हो सकती है, या एक से ज़्यादा हेड की भी इनकम हो सकती है। तो यदि कोई भी है तो इसी क्रम में उसको कैलकुलेट करके और टोटल करेंगे, और उसको कहेंगे, इस टोटल को कहेंगे सकल कुल आय, यानी ग्रोस टोटल इनकम। शॉर्ट में हम जीटीआई कहते हैं इसमें। अब इन पांचों हेड में से कुछ एक और कहलाता है कि सेक्शन 80 के डिडक्शंस या चैप्टर 6 के डिडक्शंस कहलाते हैं। यानी तो ग्रोस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C टू 80U की कटौतियाँ, या अपन इसको कहेंगे चैप्टर 6 की कटौतियाँ लेस कर देंगे तो कुल आय आ जाएगी। यानी जीटीआई में से जो भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो भी एप्लीकेबल है उस व्यक्ति के लिए, वो इसमें से लेस कर देंगे तो टोटल इनकम, जिसको हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे, जिसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होती है, वो कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है एक आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। देखिए, लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, ताश के खेल, शर्त, जुए आदि में जीती गई राशियों को हम आकस्मिक आय की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, जैसे लॉटरी का टिकट लॉटरी निकल गई आपको, वो आकस्मिक आय है, कैजुअल इनकम है। आपने घुड़दौड़ में पैसा लगाया, वो आकस्मिक आय है, कैजुअल इनकम है। इसी तरह ताश के खेल से, प्लेइंग कार्ड्स से आपने कोई पैसा अर्न किया, वो भी है। शर्त जीती आपने, वो चीज़ हो सकती है ना? रास्ते में गिरा हुआ पैसा मिल गया, है ना, वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको हम आकस्मिक आय कहेंगे। देखिए, मैंने जो भी इन वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को जो बताया है ना, पिछले 3 4 चौथा वीडियो है ये, इसके लिए जो मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, एक एक नंबर के क्वेश्चंस। तो निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। प्रत्यक्ष कर के बारे में मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था, अप्रत्यक्ष कर भी बताया था, कर निर्धारण, वर्ष, कर सब के बारे में, कृषि आय के बारे में, आय का उपयोग, आय का मोड मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा, है ना? एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, तो वो उनकी यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे आप, करदाता और आय। तो इस तरह से जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं, सुने हैं, अपने कॉपी में लिखे हैं, उनके बेसिस पर इन सब के आंसर लिखने की कोशिश करें। ये आपके लिए असाइनमेंट है। अंशतः कृषि आय के उदाहरण दीजिए, मैंने बता ही दिया था, वो रबड़ से आय है ना, कॉफ़ी है, और चाय की आय, इनको हम अंशतः कृषि पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में लेते हैं। और इस सामान्य नियम के उपवादों को समझाइए कि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये बात कि भाई सामान्य नियम ये है कि जिस वर्ष में इनकम होती है उसके अगले साल कर निर्धारण होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि जिस जिस वर्ष में आय होती है उसी वर्ष में उनका कर निर्धारण कर दिया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल दिए थे। कोई अनिवासी का शिप जहाज़ यदि इंडिया में आता है और वह सामान को अपलोड करवा के और उसको लेके जाता है, तो उसकी जो किराए की इनकम है उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी जिस ईयर में वह अर्न करता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति परमानेंटली बाहर जाके बसना चाहता है और इंडिया छोड़ता है ना, परमानेंटली पुनः नहीं आने के इरादे से इंडिया छोड़ के जाता है, तो उसका भी उसी ईयर में असेसमेंट कर दिया जाता है। इसी तरह से मैंने एक बात बताया था, यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय बंद करता है ना, तो जिस वर्ष में व्यवसाय बंद कर देगा उसी वर्ष में उसका कर निर्धारण कर दिया जाएगा। ये 4-5 मैंने पॉइंट बताए थे, आप वो नोट्स में देख लीजिएगा और उनको यहाँ लिखने की कोशिश करिए। यदि आपने ये असाइनमेंट कर लिए, सारे इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कॉपी में लिख लिए, तो आप मान के चलें कि इसमें से एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।